टॉपिक चल रहा था ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा था? किसान आंदोलन, है ना? यही चल रहा था ना। और इसमें अपन कौन सा आंदोलन पढ़ रहे थे? बिजोलिया वाला चल रहा था। जो नए आए हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे लो, ठीक है। और पुराने वाले आंखें खोल कर दोबारा देख लेना, ठीक है। हाँ, क्या बतलाव है? किसड़ो है बता, हाथ खड़ो करके बता, किसड़ो है? हाथ कर दे। हाँ गुरु जी हैं वो तो क्या की कौन क्यों के पूछे हैं के पूछे वाह, तो फिर था ना जंग में भेज दिया जना थे, काम कर लियोगा। चलो, अपना आंदोलन चल रहा है, कौन सा है? बिजोलिया। मैंने कल 2-3 बातें बताई थी कि जो बिजोलिया है, क्या है? बिजोलिया। ये बिजोलिया पहले विजयावली था। पहले क्या था? विजयावली। या किस नाम से? विंध्यावली या विंध्याचली के नाम से, ठीक है। ये दो इसके क्या थे? पहले प्राचीन नाम, पुराने नाम। जैसे गंगानगर को पहले क्या कहते थे? रामनगर कहते थे ना। नागौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? अहिछत्रपुर के नाम से। जालौर को कहते थे, क्या कहते थे जालौर को? जाबालीपुर। क्या कहते थे? जाबालीपुर, ठीक है। उसी प्रकार से बिजोलिया को किस नाम से जाना जाता था? 17 मार्च 1527 को इतिहास में एक घटना घटित होती है। 17 मार्च 1527। और इस दिन कौन सी घटना? युद्ध हुआ था ना इतिहास में, खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 किन किन के बीच में होता है? सांगा और बाबर के बीच में। और इसमें जीता कौन था? और सांगा। लेकिन राणा सांगा की पाती प्रवण की दृष्टि से सहायता करने के लिए जगनेर से उस समय कौन आते हैं? जगनेर से राणा सांगा की सहायता करने के लिए अशोक परमार आया था। कहां से आते हैं? जगनेर। आजादी से पहले की अगर हम बात कर लें तो जगनेर उत्तर प्रदेश का भाग था। किसका भाग था? यूपी का। लेकिन वर्तमान में ये किसके अंदर आ चुका है? अपने राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? भरतपुर की, यानी कि यूपी और भरतपुर की सीमा पर है। तो पहले किस में था? यूपी के अंदर। जब राणा सांगा की सहायता करने के लिए अशोक परमार आते हैं, वो उस समय कहां से आया था? तो हम कहेंगे जगनेर से। जगनेर जो है वो वर्तमान में कहां है? भरतपुर के अंदर है। लेकिन 17 मार्च 1527 की अगर हम बात करें, उस समय ये कहां पर था? यूपी में था, ठीक है। जब अशोक परमार इनकी सहायता करने के लिए राणा सांगा के आते हैं, तब राणा सांगा इनसे बहुत खुश होता है। खुश होता है तब इनको एक जागीर दे देता है। कौन से गांव की? उपरमाल की जागीर देता है। कौन से गांव की जागीर देता है? उपरमाल की। उपरमाल जो है वर्तमान में किसका हिस्सा है? वर्तमान में या उदयपुर का है? बिजोलिया वर्तमान में कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। उस समय कहां था? मेवाड़, ठीक है। तो उपरमाल की क्या दी गई? जागीर दी गई। और उपरमाल के अंदर इसने अपना प्रमुख केंद्र जो है वो किसको बनाया? बिजोलिया को। और बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विंध्याचली या विजयावली। 4 बातें याद में रखनी है। पहली बात तो ये याद में रखनी है कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विंध्यावली या विजयावली। दूसरी बात हमें ये याद में रखनी है कि बिजोलिया या उपरमाल की जागीर किसको दी गई थी? तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? अशोक परमार को। किसको दी गई थी जागीर? अशोक परमार को, ठीक है। किसको दी जाती है? अशोक परमार को जागीर दी जाती है। तीसरी बात हमें ये याद में रखनी है कि जो जागीर दी जाती है वो देता कौन है? तो हम कहेंगे, ब्रैकेट में नाम लिखेंगे, एक प्यारा सा राणा सांगा। अब चौथी बात हमें ये याद में रखनी है कि राणा सांगा ने ये जागीर दी कब? तो हमें 17 मार्च 1527 याद में रखने, ठीक है। वर्तमान के अंदर बिजोलिया कहां है गुरुजी? वर्तमान में बिजोलिया कहां है?
भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? भीलवाड़ा में, ठीक है, बिजोलिया वर्तमान के अंदर। लेकिन उस समय कहां था? उदयपुर में। अब कल हमने एक बात की थी कि जो राजस्थान क्षेत्र था इसको ठिकानों के अंदर बांटा गया था, श्रेणियों में बांटा था। कि जैसे मान लो ए श्रेणी है ना, ए श्रेणी या प्रथम श्रेणी के जो ठिकाने होंगे और द्वितीय श्रेणी के ठिकाने होंगे, तीसरी श्रेणी के ठिकाने है, चतुर्थ श्रेणी के, इस प्रकार से पूरे राजस्थान को श्रेणियों के अंदर बांटा गया था। और उस समय जो उपरमाल या बिजोलिया जो था ना, वो आपका कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ के अंदर ठिकाने बांटे गए थे और उसमें बिजोलिया जो कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी के अंदर उस समय मेवाड़ के कुल कितने ठिकाने थे? 16 ठिकाने थे। इतनी बात समझ में आई है क्या? पीछे सर, आगे समझ है? समझ में आगे क्या? अब बिंदु आपको ही बताने हैं सारे। आप ही को बताने हैं। बिजोलिया वर्तमान में कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। साथ के साथ जिसने कल नोट नहीं किया ना, नोट कर लेना। वर्तमान में बिजोलिया कहां है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहां है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया का प्राचीन नाम? शाबाश, विजयावली। क्या नाम है? लिखो प्राचीन नाम विजयावली। प्राचीन नाम लिखेंगे हम क्या? विजयावली। ठीक है, सीधा सीधा सा प्रश्न पड़ेगा मेरे भाई, है ना। थोड़ी सी बातें लिख लो, फिर अपन कहानी शुरू करेंगे। एक कहानी पढ़ेंगे, जैसे करवा चौथ की कहानी होती है ना। हाँ ठीक है, जो आपका बिजोलिया है वो पूरा इसके अंदर याद हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी कहानी के अंदर। प्राचीन नाम क्या है? विजयावली। उस समय मेवाड़ की कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और मेरे भाई उस समय प्रथम श्रेणी में कुल कितने ठिकाने थे? कितने टोटल उस समय इसमें जो थे मेवाड़ के अंदर, वो 16 ठिकाने थे। कितने थे? पढ़ हम क्या रहे हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं ना। पहला किसान आंदोलन है, ठीक है, पहला ही किसान आंदोलन है। राजस्थान का भी प्रथम किसान आंदोलन है, ध्यान में रखना। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था? ये 3 चरणों के अंदर चला था। लेकिन यहां के जो किसान थे ना, वो बड़े दाकड़ थे। किसान कौन सी जाति के? दाकड़ जाति के किसान थे। कौन सी जाति के किसान? दाकड़ जाति के किसान थे। ठीक है, कौन सी जाति के किसान थे? दाकड़ जाति के। अब एक गजब की बात और ध्यान में रखनी है। एक नया पॉइंट ही निकला था मुझे आज। मैंने थोड़ी सी इन बातों को देखा ना, तो मुझे ये प्रश्न देखने को मिला। एक प्रश्न बना था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन के जागीरदार थे, बिजोलिया किसान आंदोलन के जागीरदार जो थे, वो अपने को किस नाम से जानते थे? एक तो नाम दे रखा था छटंदू। क्या नाम दे रखा था? छटंतु। ठीक है, एक नाम दे रखा था राव और एक नाम दे रखा था जागीरदार। बड़ा गजब का प्रश्न है। क्या कहते थे ये? अपने खुद को क्या बुलाकर बुलाते थे? जागीरदार जो था उसको क्या कहते थे? ये राव थे। ये ध्यान में रखना, यहाँ के जागीरदार जो थे वो क्या कहलाते थे? राव कहलाते थे। जागीरदार क्या कहलाते थे? राव कहलाते थे। ठीक है, इतनी बातें हमें याद में रखनी। और कितने चरणों में चला था ये? हैं कितने चरणों में? 3 चरणों के अंदर चला था। तारीख हमने पढ़ी थी क्या? क्या क्या पढ़ी थी बता दो, जल्दी से बताओ। हैं हमने एक सूत्र पढ़ा था ना थोड़ा सा। क्या पढ़ा था? 18/6/17 ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना। 18/6/17 पहला चरण जो था, यानी कि इस किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1897 के अंदर।
1897 में। 1897 के अंदर कितने जोड़े, क्या क्या आएगा, 1915। ठीक है, 15 में अंतिम में समाप्त हुआ था पहला चरण। 1897 से लेकर 1915 तक चला था पहला चरण। दूसरा चला था 1915 से लेकर कब तक, 1916 से, सॉरी 1916 में कितने जोड़ेंगे हम, 6, तो कब तक आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज एनसीईआरटी का कोडिंग में हम देख लेंगे ना, 18-8-17 करो, वैसे तो 18-8-17 कर लो, है ना। एनसीईआरटी का कोडिंग ही पढ़ना है ताकि कल को अपन रीट भी लगाए ना तो इसका कोडिंग लगा सकते हैं। तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, है ना। 16 में 8 जोड़ेंगे तो 40 करते ही हो, 23 लास्ट तक, ठीक है। ये दूसरा चरण हो गया। अब एक, हाँ दोनों बातें थोड़ी सी देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये चला था 1924 से लेकर 41 तक, है ना। ये थोड़ा ध्यान में, 18-6, 18-7-17, 18-7-17 ही आएगा। 23 तक चला था तब तो क्या आएगा भाई, 23 तक चला था तब तो आएगा 7। एनसीईआरटी क्या कहती है, कब तक चला था ये, 23 तक चला था। और उसके बाद में 23 में 17 और जोड़ दो, यानी 23 समाप्त में, ये अंतिम 23 के अंदर तो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। 24 में इसका तीसरा चरण चल गया, तो ये चला था कब तक, 41 तक। तो 3 चरण अपने को याद में रखने हैं। 1924 में कितने जोड़ देंगे, 17 ही जोड़ेंगे ना, और कितना हो जाएगा, 41। ये 3 चरण याद में रखने। मिलान वाला प्रश्न आया था सीधा। पहला चरण 1897 से 1915, दूसरा 1916 से 1923, तीसरा 1924 से 1941 तक चला था, 1924 से 1941 तक। अब आ जो बात अपनी कहानी जो है ना वो शुरू होती है। ये मेन बातें थी, ठीक है, छोटी छोटी। अब व्यक्तित्व जो नए आए हैं ना, आप एप्लीकेशन पे क्लास पढ़िए कल वाली, वो देख लेना, ठीक है। उसमें अच्छी तरीके से याद करवाएंगे, क्योंकि दोबारा याद करवाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अपन शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण देखेंगे हम। बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण देखेंगे। कब से कब तक चला था, 1897 से 1915 तक। अब मेरी बात ध्यान से समझनी, 1897 से जब 15 तक ये चलता है, 94 में एक नया बंदा नियुक्त होता है यहां पर जागीरदार के रूप में। उसका नाम क्या था, बिजोलिया के जागीरदार के रूप में 1894 के अंदर कौन आया, राव कृष्ण सिंह, ठीक है। अब जो यहां का शासक होता था, मैंने कल ही बात बताई थी ना, एक भी शासक है जो जिस रियासत का या जिस क्षेत्र का जो राजा होगा, इस राजा को टैक्स देना पड़ेगा अंग्रेजों को। किसको देना पड़ेगा, अंग्रेजों को। अब राजा अपनी तरफ से टैक्स थोड़ी ना देगा, उसकी वसूली किससे करेगा, जागीरदारों से। अब जागीरदार अपने तरफ से थोड़ी ना देगा, इसकी वसूली करेगा वो जनता से। इसकी वसूली किससे करेगा, जनता से करेगा। अब 1894 के अंदर राव कृष्ण सिंह को बताते हैं कि बना दिया गया, लेकिन राव कृष्ण सिंह से पहले इनके पिताजी थे जिनका नाम था गोविंद दास। राव कृष्ण जी के पिताजी का नाम क्या था, गोविंद दास। ये पहले थे। इनके टाइम के अंदर ना बिजोलिया में ऐसा कोई ज्यादा नहीं था, सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। ऐसा नहीं है कि ठीक है टैक्स ज्यादा लगा दिया, कर ज्यादा वसूल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत अच्छे तरीके से बिजोलिया के अंदर जो है वो काम चल रहे थे राव गोविंद दास के समय। और राव गोविंद दास की 1894 के अंदर जैसे मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में 1894 के अंदर जागीरदार के रूप में पद पर कौन आता है, कृष्ण सिंह पद पे बैठता है। अब इस बंदे को मान लो कि युवा प्रवृत्ति का आदमी था, और युवा प्रवृत्ति का आदमी जो होता है ना उसके शौक अलबेले होते हैं, शौक
अलबेले होते हैं। राजा प्रवृत्ति का यानी कि मुझे बैठे हुए धन मिलना चाहिए। अगर 100 रुपये आ रहे हैं ना तो हम ये सोचेंगे कि उसको 200 में कैसे लाया जाए। और इसने सोचा कि टैक्स तो आ रहा है भाई, कर तो पहले ही निश्चित था, देना तो पड़ेगा, लेकिन इसने आते उस कर को बढ़ोतरी दे दी। अब बढ़ोतरी दे दी तो लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया। अब ये बात सभी को पता चली कैसे ऐसे करके जागीरदार जो है राव कृष्ण सिंह वो क्या करने लगे, कर लगाने लगे और कर में बहुत ही ज्यादा क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी। कुल मिला के ये बंदा 84 प्रकार के टैक्स लगाने लग गया। कितने प्रकार के टैक्स? अब 84 प्रकार के टैक्सों के अंदर बात करें ना तो शादी हो रही है तो टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर आप घर के अंदर कलर कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई नवनिर्मित भवन बनवा रहे हो तो उसका भी आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर घर में कोई कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं तो भी उसका अपने को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने घर के अंदर कोई साधन बपराया तो भी उसका टैक्स। कुल मिला के कितने प्रकार के टैक्स लगाता था, 84 प्रकार के। अब सोचो शुक्र मनाओ कि इस बंदे ने मेरे हिसाब से जिस प्रकार से ये टैक्स लगा रहा है, मुझे लगता है कि सुबह उठते अगर मुंह धो रहे हैं तो भी उसका टैक्स देना पड़ेगा, तो भी उसका टैक्स, यानी एक भी ऐसी कोई घटना नहीं थी, सबका टैक्स इसको देना पड़ता था। इसने 84 प्रकार की कर लगा दी। अब फसल बो रहे हैं तो उसका भी भूमि की उपज का क्या देना पड़ेगा, हमें टैक्स देना पड़ेगा। फसल उग गई है तो भी उसका टैक्स देना पड़ेगा। जब फसल हम निकाल रहे हैं तो भी उसका टैक्स देना पड़ेगा। जब हम बेच के आगे तब भी उसका टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ले देगे जिंदगी में क्या था, टैक्स ही टैक्स। अब आदमी की जून यहीं पूरी हो जाती है। किसान जो होता है ना यहीं खत्म हो जाता है। किसान को ये चीज लेके बैठ जाती है सबसे ज्यादा, ब्याज। बाणियों किसान का पूरा कराए, किसान बाणियों का पूरा कराए। इन दोनों के बीच में उतार चढ़ाव होता रहता है। अब ये प्रकार के भी टैक्स देने पड़ेंगे। तभी एक व्यक्ति था, पढ़ा लिखा आदमी, जिसका नाम था, नाम से तो साधु था, नाम से तो क्या था, साधु, लेकिन वास्तविकता के अंदर बंदा साधु नहीं था। साधु सीताराम दास। ये बंदा राव कृष्ण सिंह के समय पुस्तकालय का अध्यक्ष था। राव कृष्ण सिंह के समय किस पद पर कार्यरत था, लाइब्रेरी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था। अब लाइब्रेरी का अध्यक्ष नियुक्त किया तो मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होगा, एक्ट अधिनियम जानता होगा, सेशन वगैरह धाराएं जो है वो इनको पता होगी। अब इस बंदे ने पता चला कि पास में एक गांव पड़ता है गिरधरपुरा गांव। उस गांव के गंगाराम जी धाकड़ जो हैं उनके फादर साहब की डेथ हो गई है, तो अपन वहां मिलने जाए। और ये बंदा मिलने आता है गिरधरपुरा गांव के अंदर। कहानी समझ में आ रही है क्या है? कहाँ आता है ये मिलने? गिरधरपुरा गांव के अंदर आता है। गिरधरपुरा गांव में क्यों आता है तो ध्यान में रखना, गंगाराम धाकड़ जी की गंगाराम धाकड़ जी के पिताजी की मृत्यु। गंगाराम धाकड़ जी के पिता की मृत्यु हो गई। बोले कि अपने क्या देने चले उनको, सांत्वना, है ना, ढांढस बंधाने चले। आदमी मर जाता है तो उसकी ढांढस तो बंधाई जाती है। अब ये बंदा ढांढस बंधाने चला गया। 5-10 मिनट के अंदर ढांढस बंधाई कि होना सा तो वो हो गया। भगवान का खेल ऐसा है, प्रकृति जैसा करेगी, जो आया है वो जाएगा, ये प्रकृति की रीत है, छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अपने अपने काम जो है उस काम पर लगो। अब धीरे धीरे अताई आगे शुरू होगी। तो बोले कि आजकल अपने गाँव में क्या चल रहा है? बोले गाँव में क्या चल रहा है, सब कुशल मंगल है। कोई कुशल मंगल नहीं है, कोई भी कुशल मंगल नहीं है। इस बात के अब साधु सीताराम दास ने कि कुशल मंगल नहीं है, कारण बताओ। कि कारण ये क्या कि जो नया जागीरदार आया ना गोविंद दास के बाद में राव कृष्ण सिंह, उसने टैक्स बढ़ा दिए हैं और जनता पर खूब टैक्स लगा रहा है वो, ठीक है। और कर भी बढ़ा दिया, जो पहले 1/2 थी उसको अब और बढ़ा दिया उसने, 1/1 कर दिया, यानी कि ज़्यादा वसूल कर रहा है अब टैक्स। तो बोले क्या किया जाए? बोले कि उसको जाँच की जाए। अब जाँच करेगा कौन? राजा कौन है? फतेहकरण। तो बोले कि एक आयोग भेजें, बंदे भेजे जाए, फतेहकरण को जाकर शिकायत करो कि आपका जो जागीरदार है ना उसने अत कर रखी है, समझाओ उसको कुछ। अब मान लो कि आज यहाँ अपने क्षेत्र के अंदर कोई जैसे विधायक जी मान लो कि अगर कर टैक्स वगैरह नहीं दे रहे हैं,
ठीक है, बजट आ रहा है, यहाँ नहीं लगा रहे तो अपने किसके पास जाएंगे? मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी आपका ही बंदा है, समझाओ उसको। अब कोई बंदा भेजेंगे। हाँ, अब साधु सीताराम दास जी ने सारी की सारी बात बताई, बोले कि ऐसे ऐसे करके टैक्स लगा रहे हैं, तो आप कोई बंदे को भेजो और आपका जो जागीरदार है राव कृष्ण सिंह उसको समझाया जाए। बोले कि ठीक है। तब 2 बंदे जाते हैं फतेहकरण के पास में, एक का नाम था नानजी पटेल और एक ठाकरी जी पटेल। एक का नाम नानक जी पटेल और एक ठाकरी जी पटेल। दोनों को भेजा महाराणा फतेहकरण के पास में। महाराणा फतेहकरण के पास में भेजा और फतेहकरण को बताया कि ऐसे ऐसे करके साहब आपने जो मेवाड़ के अंदर जागीरदार नियुक्त कर रखा है बिजोलिया में, उसका नाम क्या है? राव कृष्ण सिंह। बड़े टैक्स लगा रहा है हमके ऊपर, फुल अत्याचार कर रहा है। इतना अत्याचार थोड़ी ना होता किसानों पर। अगर इतना अत्याचार करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तो बदौलत दो, कुछ हमें मोहलत दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। फतेहकरण था, इसने एक बंदे की नियुक्ति कर दी जो उस समय का राजस्व अधिकारी था, वित्त मंत्री। राजस्व अधिकारी जिसका नाम क्या है? हमीद हुसैन अधिकारी। हमीद हुसैन अधिकारी को कहा कि अधिकारी जाके पब्लिक को संभाल, पब्लिक झूठ बोल रही है कि अपने वाला बंदा झूठ है। कई बार ऐसे भी तो होता है ना पॉलिटिक्स में, एक दूसरे को लड़ाने के लिए पब्लिक भी कई बार झूठ बोल जाती है कि पब्लिक झूठ है कि अपने वाला बंदा झूठ है। अब हमीद हुसैन अधिकारी इस बात की जांच करने के लिए आता है। कहां पर? बिजोलिया के अंदर। अब ये बंदा जांच करने के लिए आया। इस बंदे ने जांच की। जांच करने के बाद में पूरी पता चला कि वास्तविकता के अंदर किसान ऐसे गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं एकदम। अगर इन्होंने कोई धरना वगैरह दिया है ना तो सही दिया है। इसने रिपोर्ट किसानों के पक्ष में जारी कर दी। बोले कि महाराज जो बातें बताई गई है, किसान आपके पास जो आए थे उन्होंने कहा था कर लगा रहे हैं, ज़्यादा कर लग रहा है, बिल्कुल ये बात सही है। किसानों ने जो बातें आपको बताई है वो 100% सही है। आप इसका कुछ ना कुछ क्या करो, निवारण करो। फतेहकरण जी ने मैसेज डाल दिया कृष्ण जी के पास में कि कृष्ण सिंह जी थोड़ा सुधार करो, थोड़ा इतना भी हम टैक्स नहीं लगा सकते, सीमित रखो। जो अपनी दर है निर्धारित वो टैक्स लेते चलो, इससे ज़्यादा आप वसूल नहीं कर सकते। अब इतनी बात बोली तो थोड़ा यूं लग गया भी अगर हटाता तो बंदा पद से हटा सकता था। इस बंदे ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसको ठीक है बता दिया, समझा दिया कि आपको टैक्स ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आप ज़्यादा टैक्स लगा रहे तो इसका नुकसान आप ही को है। राव कृष्ण सिंह को हौसला हो गया। बोले कि महाराणा फतेहकरण के पास में अपनी शिकायत लेके गए। महाराणा फतेह सिंह ने अपने को दोबारा बता दिया कि आपको ऐसा काम नहीं करना है। मतलब एक बात ये होगी कि फतेह सिंह अपने को पद से तो हटाएगा नहीं, तो अपने टैक्स और लगाते हैं, अपने टैक्स और लगाते हैं। इस बंदे ने 1903 के अंदर एक टैक्स और लगा दिया, चंवरी कर। एक टैक्स और लगा दिया, बोले चंवरी कर। अब अगर इस बिजोलिया गांव के अंदर लड़कियों की शादी होगी ना, कोई पिता अपनी पुत्री की शादी करेगा, उसको 5 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। 5 रुपये बहुत होता भी टाइम में, बी टाइम का 5 रुपया आज का 50,000 एज इक्वल है। टक्का चालता नहीं, टक्का पीसा देख डेगे 10 पैसा 50 पैसा बी टाइम की वैल्यू होती वह। आज उनको कोई नहीं पूछता। कॉइन्स चलते हैं, करेंसी सीधी मनी चलती है ना, कागज वाला नोट। पहले ये 5 रुपये भी बहुत तकड़ो टैक्स देना पड़ता। अब चौरी कर लगा दी। कितने रुपए देने पड़ेंगे? अगर किसी पुत्री की शादी हो रही है, चौरी मंड रही है, तो उसको कितने? 5 रुपए टैक्स। पहला 5 देखते जाओ। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करते 200 महिलाओं की शादी नहीं हुई, 200 लड़कियां कुंवारी बैठी। 2 साल तक गांव के अंदर शादी नहीं हुई थी। हैं बेचौंच लब गए। ठीक है, बेचौंच लब गए। बेबस है वो तो नहीं। और बता दी। ठीक है, मैं काल में बात बताई नहीं था ना लास्ट में। 10 लाख प्लस 3 लाख 10 13 26 लाख में पड़ा है, जाके सो दो हैं। ठा और कौन लगे? अरे फिर बात देखने जो छोड़ेगी नहीं, देखने जो छोड़ेगी नहीं। जंगला में अगर भलाई देखियो
क्योंकि उसके बाद सीधा ही है। अब केस देखते ना, नहीं तो कोई चंडड़ी आज जन ड्रम वाला सिस्टम और सीन से चला, अब तो फिर शांत हो रहा थोड़ो, है ना। बीटम कठुई आज जरूरी को नहीं। अब चमरी कर लगाती है, बोले 5 रुपये क्या देना पड़ेगा आपको, टैक्स देना पड़ेगा। और बताते हैं कि 200 लड़कियों की शादी नहीं होगी 2 साल के अंदर। अब पिता की ये चिंता होती है, अगर पुत्री वयस्क हो जाए, अगर उसकी शादी ना हो तो। और बंदा चतुर चालाक भी, और देखो जब इसको पता चला ना कि फतेहकरण ने मेरे पास रिपोर्ट भेजी है और उस रिपोर्ट में ये बात कही है कि हाँ आप टैक्स कम कर दो, इस बंदे ने क्या कर दिया कि जो जागीरदार थे ना, अपने अपने नीचे अंगरक्षक जो नियुक्त कर रखे थे, छोटे छोटे बंदे, उन सबको हटा दिया, उन सबको हटा दिया। घर का बेदी लंका डाई, बोले कि इसको पता है कि राव कृष्ण सिंह क्या करता है, इसको हटाओ, इसकी जगह नए व्यक्ति की नियुक्ति करो, नए व्यक्ति की नियुक्ति करो। 1899 से लेकर 1900 के बीच में भयंकर एक अकाल पड़ा था, ठीक है, 1 साल के अंदर भयंकर अकाल पड़ा था बिजोलिया के अंदर। अब इस अकाल के टाइम में ना इस बंदे ने खूब हेल्प की, जो यानी कि किसान सक्षम नहीं थे खाने पीने के अंदर, अपना अनाज उपलब्ध नहीं करवा रहे थे, उनको अनाज उपलब्ध करवाया, रहने के लिए जगह दे दी। अब बंदा अच्छा भी काम कर रहा है। अब बंदा ये है इसकी चतुर चालाक, लोगों के सामने भी भाई संकट आने पर इसने सहायता भी की है, और जब संकट नहीं था उस समय वो धन जो हड़पा वही धन, हाँ राजस्थान में बोले खा बाणिया गुड़ तेरो ही तेरो, मारी बिल्ली मानी हमसे लेकर हम ही के ऊपर दान दाता। और भयंकर इसने फुल इस 1 वर्ष के अंदर में फुल सेवा की, और डिपार्टमेंट ही अपने अलग अलग बदल दिए। बोले जो पहले नियुक्ति काम कर रहे हैं उन सबको हटाओ, उसकी जगह नया अंगरक्षक लाओ, नए सेनापति नियुक्त करो, पहले वालों को निकालो। अब जब पहले वालों को निकाला गया ना, तो लोगों ने घोर विरोध किया इस बात का, बोले कि ये बात गलत है, अगर आप ऐसे करोगे ना तो हम चौरी कर अगर आप लगा रहे हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और बताते हैं कि ये 200 महिलाओं को लेकर ना फतेहकरण के पास वापिस आए, 200 जो पुत्रियां कुंवारी बैठी है उनको लेकर वापिस आए, बोले कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप शासक हो यहाँ के, आपके काल में आप ही का बंदा, हमने पहली बार जब आपके पास एप्लीकेशन लगाई उसमें हमने ये कहा कि वो बंदा टैक्स लगा रहा है, तब आपने एक बंदा भेजा, उसने हमारे पक्ष में रिपोर्ट दी और आपने कोई सुनवाई नहीं की। और अगर आपने सुनवाई की तो आपने उसको क्या कहा, भाई आपको टैक्स नहीं लगाना, लेकिन उसने तो 1903 में एक टैक्स और लगा दिया, बोले कि चौरी मंडेगी तो 5 रुपये पहले जमा करवाओ, फिर चौरी मंडेगी, नहीं तो चौरी नहीं मंडेगी। अब साहब 5 रुपये हम कहाँ से लाएं, टैक्स तो पहले से ही लग रहे हैं। और बताते कि इस मामले पर फतेहकरण ने कोई सुनवाई नहीं की, बोले कि ऐसे ही होता है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी जो बिजोलिया ने इसके पास में ही पड़ता था ग्वालियर, जब इनको पता चला ना कि हाँ ठीक है फतेहकरण चारण जो है महाराणा, इसने भी अपनी बात नहीं मानी, तो ये सारे के सारे बंदे ग्वालियर की ओर प्रस्थान करने लगे। अब एटीएम सारे कहाँ जा रहे हैं, राव कृष्ण सिंह के तो एटीएम ही थे, ये मनी बैंक ही थे, मशीनें थी पैसे कमाने वाली। अब ये कहाँ जा रही है, ग्वालियर। राव कृष्ण सिंह को लगा यार ऐसे गलत हो जाएगा, टैक्स को हटाओ, चौरीकर को समाप्त कर दिया। बोले कि माफी देना मुझे, मैंने जो कर है वो लगा दिया, उसको मैं वापिस हटा रहा हूं, आप अपनी पुत्रियों की शादी कर दो। और जो पहले लगान वसूली जाती थी उसको भी इसने कम कर दिया। पहले लगान वसूली जाती थी 1/2, यानी कि 2 हिस्से हैं, तो उसका एक हिस्सा किसका, जागीरदार का, और एक हिस्सा किसानों का, 50-50 का चलता था कॉन्सेप्ट। और इसने थोड़ा घटा दिया, बोले कि अब आप ऐसे करो, अब आपको, आपके पास अगर 5 हो रहे हैं ना, 5 भाग अगर आपके पास है, उसमें से 2 भाग मुझे दे देना, थोड़ा फायदा हो गया। बोले 5 भाग में से 2 भाग मुझे, बोले ठीक है। तो कृष्ण सिंह बताते हैं कि जब ये बात पता चली ग्वालियर की और बिजोलिया के किसान कूच करने लगे, तो इसने टैक्स कम कर दिया।
टैक्स कम कर दिया। 1906 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई, कृष्ण सिंह मर गया। 1906 में कृष्ण सिंह मर गया। अब कृष्ण सिंह मरा, तब नया बंदा आ गया 1906 में, पृथ्वी सिंह, जागीरदार के रूप में। जागीरदार के रूप में नया बंदा 1906 में कौन आता है? पृथ्वी सिंह आता है। और ये आया था बाहर से, कामा से आया था, बाहर से आया। अब एक ऐसा है कि आज अपन बैठे हैं और सब परिचित हैं, भी आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूं, या इस संस्था के अंदर कौन सी चीज कहां पड़ी है वो आप सबको पता है। मैंने कह दिया कि लेक्चर स्टैंड यहां पड़ा, तो आपको पता है। अब बाई चांस मान लो कि कोई नया विद्यार्थी यहाँ आगे बैठ गया और मैंने कह दिया कि ठीक है लेक्चर स्टैंड के अंदर माइक पड़ा है, अब उसको ये चीज़ नहीं पता है, ठीक है, उसको अपने काम से मतलब मैं क्लास लगाने आया और मुझे मेरी क्लास लगानी है। अब ये पृथ्वी सिंह आया, इसको ये नहीं पता था कि यहाँ पर टैक्स टुक्स वाला क्या सीन है, फंडा अपने कौन राजा है कौन पद है, छोड़ो दफा होने तो परने, अपना काम है धन लूटना। पंजाबी में एक गाना है ना कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बुरा किसे दा कमायो ना। अपने खाना है टिका के, बस ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है। और ऐशो आराम की जिंदगी ये है कि पहले चल रहे थे 2/5, आप लगावांगा 1/3, वापिस आ जाओ। लगान जो है उसको दोबारा बढ़ा दो, लगान को दोबारा बढ़ा दो। बण लगाई चमरी कर, बोले कि ब्याह तो सीजन में कोई 1-2 बार ही मंडे साल में, गांव में कोई एक मरे ज्यादा है मरे, हाँ बोले मरे ज्यादा है। जब ये है कि आदमी बूढ़ी मरेगो तो नेव के बनेगो उत्तराधिकारी। अब मन यह बताओ 5 सीजन में 2 ब्याह हो, 5 और 5 10 रुपया है, इनने मान लो 4 मरना रहा 20 रुपया। अब भाई तो इनने है कि इनने मेरे यहां फायदा है नहीं। बोले कि मरने के बाद में उत्तराधिकारी बनेगा, उत्तराधिकारी कमर कर लगा दो उत्तराधिकारी। बोले कि नया जैसे ही उत्तराधिकारी बनेगा तलवार बांधी जाएगी, उत्तराधिकारी तब भी बनेगा जब वो टैक्स देगा। चमरी लगानी को नहीं है क्या, चमरी कर तो था ना, असल तो मैं चौपड़ूंगा। और इसने एक नया घर लगा दिया, कौन सा? तलवार बंदाई कर। तब ये पता चला कि आदमी मरते ज्यादा हैं, क्योंकि सिचुएशन इसने देख ली थी कि टैक्स पहले से लग रहा है, खाने के लिए पूरे दाने नहीं है, तो आदमी मरेगा। भूखा मरता क्या करेगा? मरेगा। मरेगा तो नया बंदा नियुक्त करना पड़ेगा, नियुक्त करेंगे तो उसके लिए उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकारी तभी होगा जब अपन क्या लेंगे उससे, लगा दो टैक्स। 1906 में इसने उत्तराधिकारी कर लगा दिया। बोलेगा अब अगर कोई उत्तराधिकारी बनेगा उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। अगर टैक्स नहीं देगा तो कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई उत्तराधिकारी। लोगों को ये बात पता चली कि ये चांद नहीं आ गया। पहले वाला था शादी होगी तो टैक्स देना पड़ेगा, अब उसको मसा समाप्त करायो, एक नहीं आ गई व्याधि। लोगों ने जमीन खाली छोड़ दी, बोले कि तू के जाना है वो। जमीन पड़न तो छोड़ दी, बोले कि कुछ फसल नहीं बीजेंगे, मरेंगे तो एक साथ ही मरेंगे, मर जाएंगे भाई, इसको कमा के इसको देने से अच्छा है कि दुनिया ही छोड़ चले, वो बेहतर है। बोले कि अपन जमीन, आज के बाद जमीन हम 1 साल राजा जी के पास कोई टैक्स नहीं गया। राजा जी की बात पता चली कि अब की बार टैक्स क्यों नहीं आ रहा है? बोले कि महाराज बीजा ही कुछ नहीं है, आवे ठेके। किसानों ने विरोध किया है आपकी इस तलवार बंदाई कर का, कोई फसल नहीं बोई है, सारी की सारी भूमि क्या छोड़ दी? खाली छोड़ दी। अब राजा को लगा कि अगर इनकी भूमि खाली रहेगी तो अपने खाली, इनकी भूमि अगर खाली रहेगी तो अपने खाली रहेंगे। और बताते हैं कि पूरी पूरी इसको भी खत्म कर दिया। ठीक है, यहां तक की थोड़ी बातें लिखो, फिर अपन आगे कहानी और चलाएंगे इसकी। ठीक है, अभी तो और भी कर लगेंगे, मुंह दिखाई कर और लगेगा, टेंशन मत लो। लिखो, क्या पहले चरण में लिखो, क्या लिखा है पहले चरण में? कुछ नहीं लिखा अभी तक, लिखो फिर ध्यान दो। चरण कौन सा है? प्रथम। टाइम कब से कब तक था? 1897 से लेकर
15 तक चला था। ठीक है, लिखो फिर फटाफट लिखते हुए चलना है। ठीक है, गुद्दी मोड़ के पीछे नहीं देखनी है। लिखो प्रमुख नेता पहले चरण के साधु सीताराम। प्रमुख नेता साधु सीताराम दास। कहानी इतनी समझ में आ गई क्या है? प्रमुख नेता कौन है? साधु सीताराम दास। और लिखो जागीरदार कृष्ण सिंह। जागीरदार कृष्ण सिंह ने 1894 में 84 प्रकार के कर लगाए। कितने प्रकार के? ठीक है, लिख लिया। लिखो साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास मिलने गए गिरधरपुरा गांव में। गिरधरपुरा गांव कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। गिरधरपुरा गांव भीलवाड़ा में गंगाराम धाकड़ किसान या गंगाराम धाकड़ जी के पिता की मृत्यु पर। ठीक है, यहां मिलने जाते हैं तब इनकी मुलाकात होती है। इनकी क्या होती है? मुलाकात। ये मुलाकात वो नहीं है आन मिलो सजना। ठीक है, मुलाकात किसके साथ होती है? दो बंदे मिलते हैं, एक का नाम था नानक जी पटेल। एक का नाम क्या है? नानक जी पटेल। और दूसरे का नाम था ठाकरी जी पटेल। दोनों आपस में साधु सीताराम दास के साथ क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं। साधु सीताराम दास ने यहां पर बिजोलिया गांव में लगे टैक्स की चर्चा की। गांव में लगे कर की शिकायत नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल के सहायता से, नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल की सहायता से और किनकी सहयोग से? ठाकरे जी पटेल के सहयोग से। ठाकरे जी पटेल के सहयोग से फतेहकरण को की। महाराणा फतेहकरण को की। शिकायत किसको करते हैं? किसको करते हैं? फतेहकरण जी को। कई बार फतेहकरण आता है, फतेह सिंह ब्रैकेट में और लिख लो। ठीक है, महाराणा फतेहकरण भी कई बार पेपर में देते हैं। फतेह सिंह या फतेहकरण जी को शिकायत की, बोले कि ऐसे ऐसे करके भाई साहब तुम्हारा बंदा हमें चौपड़ रहा है और इस बंदे को थोड़ा बहुत समझाओ। ठीक है, इतनी बात लिख ली? लिख ली क्या? नहीं लिखी? मतलब तुम्हारे हाथ धीरे चलते हैं? लिख ली? लिखो फिर आगे वाला पॉइंट।
फतेह सिंह जी ने या फतेहकरण जी जो है ना, फतेह सिंह ने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन के नेतृत्व में बिजोलिया में जांच आयोग भेजा। बिजोलिया में क्या भेजा? जांच आयोग भेजा। जब ये जांच आयोग भेजा ना, जा कौन रहे जांच आयोग के रूप में? हैं हामिद हुसैन अधिकारी जा रहा है। कौन जा रहा है? हामिद हुसैन अधिकारी जा रहा है। ठीक है, अब इस बंदे ने जांच करने के बाद में अपनी क्या प्रस्तुत की? रिपोर्ट प्रस्तुत की। और ये रिपोर्ट जो थी ये किसके पक्ष में थी? किसानों के पक्ष में थी। किसानों के पक्ष में ये रिपोर्ट दी। इस बंदे ने बोला कि ऐसे ऐसे करके जो बात बता रहे हैं किसान, वो सारी की सारी क्या है? एकदम सही है। अब ये बात पता चली किसको? जागीरदार कौन है? राव कृष्ण सिंह। बोलो कि सबसे पहले ये बताओ मुझे कि मेरी जो कंप्लेन है वो फतेह सिंह जी के पास में लेके कौन गया? बोले दो बंदे गए, एक तो नानक जी पटेल है और दूसरे का नाम, बोले कि इन दोनों को मेरे क्षेत्र से बाहर करो, आज के बाद मुझे यहां दिखाई नहीं देने चाहिए। नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल को निष्कासित कर दिया। देखो राव कृष्ण सिंह ने दो बंदे कौन से? नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल। एक तो नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल, इन दोनों को इस क्षेत्र से क्या कर दिया? क्षेत्र से निकाल दिया, क्षेत्र से निष्कासित कर दिया। बोले कि तुम चुगलखोर हो, हैं, तुम्हें दंड देना बनता है। बोले कि तुम आज के बाद यहां दिखाई नहीं दोगे। और रही बात किसानों की, तुम कह रहे हो ना हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो, एक और लगेगा, एक और लगेगा। आज के बाद अगर कोई शादी करेगा ना अपनी लड़की की, वो मेरे से पूछ के करेगा। 1903 में एक कर और लगा दिया इस बंदे ने, चमरी कर। 1903 में एक टैक्स लगा दिया। बोले कि अब शादी करोगे ना तो पहले 5 रुपए जमा करवाना। अब बड़ी शर्म की बात है ना, वर्तमान में देखा तो कितने रुपया? 5 रुपया खातर यहाँ कर तो, सोचने वाली बात है। 5 रुपया खातर यहाँ कर तो ऐसा तो है। 5 में बेड़ा करा मला तेरा बेगा मला जाएगा। लाज जी के, लाज जी नहीं, मैं पुरुष होंगे तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट मन ध्यान है कि मारी थिंक कितनी है, लेकिन महिलाओं के बैग में मिल जाएंगे 5। और पर इनके बैग में 5-5 या 10-10 रुपए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब चोरी मत करना, ठीक है। और इनके पर्स जो होते हैं ना, उनमें आपको लगभग अंडर 30,000 के करीब मिल जाएंगे आराम से। हैं खातम लाज जाएगा आगे गार्गी पुरस्कार का नहीं आया है, अपन की को नहीं आया है। आप पढ़ रहे तो श्यामना जी की हकीकत वास्तविकता के अंदर महिला के अंदर पैसे, महिला जो है ना, आज भी देख लेना आपके जो बड़े बुजुर्ग है ना, कई बार घर में पैसा नहीं मिलेगा ना, लेकिन आपकी दादी नानी जो भी है ना, उनको पूछना कि नानी पैसे चाहिए। नानी बैग तकड़ा ही काट के लिया, सूटकेस तकड़ा तकड़ा हुआ है, 500 रुपए है, 70 गुजड़ा के नीचे ला देगा था ना, ताकि 500 किसी को मिले ना।
एक वो भी दौर होता था, ओढ़नियों गांठ सी खोली 500 रुपये काट के दे देता, वो भी दौर था। आज भी है। ननियाल जाते हो ना, नानी देवे के पीछा है, किस किस को नहीं देती नानी, हाथ खड़े करो शाबाश है। अच्छा अब एक बात तो, ऐसा कौन है जिसने नानी ने आज तक पैसे दिए और वो तुरंत खर्च कर देता था, या आज भी संभाल के रखें, वो हाथ खड़े करो। हैं संभाल के रखे गुरु जी, मम्मी ले लेती वास्तविकता के अंदर है भाई। मेरा टूर लगता है कोई 6-7 साल से एक बार टूर लगता है ननियाल के अंदर, ठीक है। बी टाइम जगह पैसा आवे नहीं, वो आज भी सुरक्षित है, हकीकत में आज भी संभाल कर रखे हुए। ज़्यादा तो को नहीं समझ पड़ी है नहीं, जब तक उन लेगे आज तक इतनी अमाउंट सेविंग है, हकीकत में ही उसको है, उसको ना बचा के रखने में आनंद ही अलग है हैं? ना भैया को नहीं, मैं डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया आते आते, ठीक है हैं? केस तो अपन ध्यान के करना हाथ में पड़े, कहीं मांग दिया कुछ 100 रुपया दिए ले जा, ठीक है। डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करके उसको पड़े हैं सेविंग, पड़े हैं उसमें। ठीक है, ये भी एक वास्तविकता के अंदर है। इन चीजों को संभाल के रखना बहुत जरूरी है? क्यों? जब वो व्यक्तित्व इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना, तब वो बड़े काम आएंगे हैं? डिजिटल बना दिया नहीं, वो है तो उनके ऐसे बदलता है ना भी, हाँ ठीक है उनके द्वारा दिए गए हैं तो पढ़े हैं, क्या दिक्कत है, कभी जरूरत पड़े काट लेंगे ठीक है। लेकिन ऐसा है कि सेविंग रखना वो बहुत जरूरी होते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन एक समझदारी अगर देखें ना तो उन चीज़ों को थोड़ा बचा के रखें बेटर देन है। और बाकी वर्तमान का दौर ही ऐसा है कि बचने वाली तो संभावना 101% कम ही लादा है, फिर भी कोई रख ले तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी रखा को नहीं, जे थाने घर घर 500 रुपये दे के बाजार भेजी है नहीं तो बापू कहते नहीं 400 लगाने है, 450 लगेगा, 400 में तो कौन सा है होता है ना ऐसा। बाजार के अंदर आज आप रहते हो ना, पर डे का आपका कितना इन्वेस्टमेंट है बाजार में है? पर डे का आप बाजार में कितना खर्च कर देते हो? शाबाश है। कॉमन सेंस सी बात है, अभी मैं मेरे विभाग की बात करूँ ना, कम से कम 150-200 नॉर्मल सी बात है। अब वो पहला मारे जिसे मेरे जिसे कोई हुआ नहीं, ठीक है भाई। अब चलो ठीक है, चाय जो है हम चाय के चाशकू में भयंकर तरीके से, ठीक है। अगर वो जी 12 जाके होटल पर पी गया नहीं तो अब वो पहला मेरे हिसाब 120 में पड़ जा रहा हो। अब वो पहला आज दिन आगे बढ़े है पहला अब कमरे के अंदर देखा जना सुबह 3:30 बजे उठा, 3:30 लेके 5 चा पी के मैं थोड़ी सी सिर दुख है, चलो चा बासी आ गई, चलो चा नींद आलस चढ़ रहा है, धर लियो चा, ठीक है। चा भयंकर होती है, चा माता चाननी तन देख देख जिया, आपने तो बनानी को नहीं, पड़ोसियों को है ना। चल अब इधर ध्यान दो वापिस, इन दोनों को बाहर निकाल दिया कि तुम यहां से जाओ। और अब आपको कर कौन सा देना पड़ेगा? जब 1903 के अंदर किसानों के ऊपर चौरी कर लगाएगा तो किसानों ने इस चौरी कर का क्या किया? विरोध किया। बोले कि तुम्हारे हाथ में चाबी लगी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए है। जी किया, तब ऐलान कर दिया, बोले कि ठीक है टैक्स दे दो। विरोध किया और विरोध में किसान कहां जाने लगे? किसानों ने बिजोलिया छोड़कर, है ना, ये रीस मानता उसने, बिजोलिया छोड़कर कब ले ली टैक्स? बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर की ओर जाने लगे।
ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया, की ओर जाने लगे। जब ग्वालियर की ओर जाने लगे तब कृष्ण सिंह को पता चला कि आज जनता यहाँ कैसी, और सारे के सारे सूटकेस पैक करके कहाँ जा रहे हैं? बोले कि हाँ, गोइंग टू ग्वालियर। एनी रीजन? रीजन है तुम्हारे द्वारा लगाया गया टैक्स। कौन सा? चमरी कर। बोले कि टैक्स लगाया ना, इसका विरोध करते हुए जा रहे हैं। तो बोले कि यार ये चले जाएंगे तो अपना घर कैसे चलेगा, रोको इनको। नहीं रुकेंगे, रोको इनको। क्या रोकेंगे? लेकिन कारण एक है, किसानों के साथ जाकर मुलाकात की। बोले कि आप कैसे रुकोगे? तब बोले कि चमरीकर को तो इसने कहा कि आप वापिस आ जाओ, चमरीकर समाप्त कर देता हूं। चमरीकर क्या कर देता हूं? समाप्त कर देता हूं। और आपसे जो लगान वसूली जाती है ना, और लगान दर जो है उसको मैं कम कर देता हूं। लगान दर पहले जो है वो कितनी थी? 1/2 थी ना, 2 से घटाकर कितना कर देता हूं मैं? घटाकर 2/5 कर देता हूं। बोले कि अब तो राजी? बोले कि ठीक है। 1906 के अंदर इसकी कुगिना पेचगी। 1906 में इसका क्या हो गया? देहांत। 1906 में मृत्यु हो गई। 1906 में मृत्यु किसकी? राव कृष्ण सिंह की। अब राव कृष्ण सिंह की मृत्यु होगी तो बिजोलिया के लिए क्या चाहिए? हाँ, कितना शानदार चैप्टर चल रहा है। हाँ, हेलो। राव कृष्ण सिंह 1906 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और नया बंदा नियुक्त कर देते हैं। बोले कि अपने क्या चाहिए? बिजोलिया के अंदर एक बंदा तो चाहिए ना। तो नया बंदा कौन आता है? नया जागीरदार 1906 में। 1906 में नया जागीरदार आता है, जागीरदार पृथ्वी सिंह। पैसों का भूखड़ा आदमी, ठीक है। अपने क्या करना है? ऐसी लूटनी है, फुल पैसे कूटेंगे यहां पर, और चौखो एक कोठी गालूंगा, ठीक है। और बढ़िया यानी कि जिंदगी जिएंगे एकदम अच्छे तरीके से, कोई मुझे रोक नहीं, ना फिक्र ना फाको, टाबर के वे काखो। आते जाते चारों तरफ क्या होनी चाहिए? पृथ्वी सिंह। बोले कि उसने कर लगाया था 1903 में। कौन सा? चमरी कर। उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बोले कि छोड़ो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो बंदा तो मर गया, अपने अच्छे तरीके से जीना है। उसने तो कम लगाए थे टैक्स, में और लगाऊंगा। और इसने आते ही जैसे ये जागीरदार बनता है, जागीरदार बनते ही इसने कहा कि आपको भी क्या देने पड़ेंगे? अब टैक्स देने पड़ेंगे। इसने एक नया कर लगा दिया। कौन सा? कि शादी से पहले तो मरते ज्यादा है ना, शादी कम होती है और आदमी मरते ज्यादा है। तलवार बंधाई कर, मतलब इस बिजनेस के अंदर अपने को बेनिफिट है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपन कहाँ करेंगे? हाँ, तलवार बंधाई करके अंदर। बोले कि ये कर दो। अब जो है नया बंदा कोई उत्तराधिकारी बनेगा, उसको कर देना पड़ेगा। कौन सा? लोगों ने कहा कि ये टूम नहीं आई है और इसने टैक्स ही नया लगाया है। बोले राजा बनना है तो पहले क्या दो? टैक्स दो। अपन इसका विरोध करेंगे। अपने वाले भी कम नहीं थे, चाबी अपने वाले हाथ लगी थी। बोले कि जब भी कोई टैक्स लगे विरोध करो टिका के। जब भी कोई टैक्स लग जाए तब अपन क्या कर देंगे? विरोध कर देंगे। और अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो भूमि को खाली छोड़ दो। कठिन कठिन मनाना तो आवे माने। और इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी सिंह ने कर लगाया, बोले कि अपनी भूमि खाली छोड़ दो, भूमि खाली छोड़ दो। 1 वर्ष के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया। 1 वर्ष में भूमि खाली। अब गुरुजी सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने भूमि खाली छोड़ दी तो ये खाएंगे क्या? और उधर राजा जी क्या खाएंगे? फिर राजा जी भी तो भूख मरेंगे ना।
अब बताओ क्या करेंगे ये बंदे? शाबाश। हैं बेगारी कर, हाँ लगायो अनगढ़ाई टैक्स चेप यार, टेंशन छोड़ो थे, ठीक है। अब 1 वर्ष में भूमि खाली छोड़ दी, बोले कि 1 वर्ष के लिए कुछ हम फसल नहीं बोएंगे, अपने खेती करनी है, अपन चलेंगे ग्वालियर। किसान जो थे वो कहां जाकर रहने लगे, इन्होंने 1 साल के लिए ग्वालियर में भूमि ठेके ले ली, ग्वालियर में खेती की। बोले कि अपने खाने के दाने तो कहां से ले आएंगे हम? हाँ, किसानों ने ग्वालियर में खेती की, बोले कि यहां चलो, राजा को टैक्स नहीं देना है, राजा को टैक्स नहीं देना है, 1% भी टैक्स हम इसको नहीं देंगे। भूमि खाली कब छोड़ते हैं, ऐसा प्रश्न बन सकता है पेपर के अंदर, तो 1913 लिख लो ब्रैकेट के अंदर। भूमि खाली कब छोड़ी? 1913 के अंदर इन्होंने भूमि खाली छोड़ दी थी। अब बताते हैं, अब इसका गौर विरोध किया, विरोध करने वाले बंदे कौन है वो देखो। विरोध करने वाले बंदे जो हैं, एक का नाम है ब्रह्मदेव। विरोध कर कौन रहा है? इनके नेतृत्व के अंदर एक हम कहीं संगठन बना लिया, एक तो ब्रह्मदेव है और इसके साथ एक बंदा है जो प्रमुख नेतृत्व कर रहा है, साधु सीताराम दास। ब्रह्मदेव और साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। क्योंकि साधु सीताराम दास को तो पता चल चुका था, बोले कि ये ऐसे ताबे नहीं आएंगे, तो अपन इसका क्या करेंगे? भयंकर तरीके से विरोध करेंगे। अब पृथ्वी सिंह को ये बात पता चली, बोले कि मेरा विरोध करने वाला बंदा कौन है? यहाँ के किसानों के अंदर इतना हौसला तो नहीं है कि वो इसका मेरा विरोध करे, लेकिन विरोध करने के लिए इनको प्रेरित कौन कर रहा है? ओजस्वीपूर्ण भाषण कौन दे रहा है इनको? मोटिवेट कौन कर रहा है? बोले कि साधु सीताराम दास। कौन है साधु सीताराम दास? बोले कि वही बंदा है जो लाइब्रेरियन के पद में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है। बोले कि इसको ये लाइब्रेरी से निकालो, ये आज के बाद में लाइब्रेरी के पद पर काम नहीं करेगा। साधु सीताराम दास को लाइब्रेरी के अध्यक्ष के पद से निष्कासित कर दिया इसने। लिखो, अध्यक्ष का पद अब इसको नहीं मिलेगा। पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम दास को अध्यक्ष के पद से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। बोले कि अब काम मामला गड़बड़ है। अब मामला क्या है? गड़बड़ है। बात कब की है? 1913 की। 1913 में इसको निकाल दिया। अब निकाल दिया, 1 साल और बीता, 1914 में इसकी मृत्यु होगी पृथ्वी सिंह की। लिखो, 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु। 1914 में क्या होगी? पृथ्वी सिंह की मृत्यु। 1914 में पृथ्वी सिंह टाटा बाय बाय। 1914 में जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई, तब नया जागीरदार आया, केसरी सिंह। 1914 में नया तुरंत चट मंगनी पट ब्याह, लेकिन ये बींद छोटा था, नाबालिग था, ये अल्पायु थी। बोले कि ओ किसो जागीरदार है के राजपाट चलावा को, ठीक है। तो राजपाट जो है वो सारे का सारा बिजोलिया जो था वो किसके नेतृत्व में चला गया? मेवाड़ के महाराणा के नेतृत्व में चला गया। पृथ्वी सिंह के बाद में कौन नियुक्ति होती है? किसकी? केसरी सिंह बनता है, लेकिन केसरी सिंह अल्पायु का शासक था, है ना, अल्पायु का जागीरदार था। तो बिजोलिया की सारी जिम्मेदारी किसके नेतृत्व में चलेगी? मेवाड़ महाराणा के नेतृत्व में चलेगी। और मेवाड़ महाराणा जो है वो यहाँ पर एक नियुक्ति करता है अमर सिंह राणावत की। लिखो, मेवाड़ महाराणा ने किसकी नियुक्ति की? अमर सिंह राणावत की। अमर सिंह राणावत, बंदा कम नहीं था ये। इसने जैसे ही नियुक्ति की, बोले कि क्या बात है, कैसे है, क्या कहानी है? बोले कि पीछे से चलता आ रहा है, टैक्स लगाते आ रहे, राव कृष्ण सिंह ने लगाया, उसके बाद में पृथ्वी सिंह आया, उसने भी कर लगा दिया। केसरी सिंह शासक बना था, हमें उम्मीद थी छोटा शासक है, इसको तो हम दबोच लेंगे, पर इसको बनने नहीं दिया। कौन आ गया? मेवाड़ महाराणा। मेवाड़ महाराणा के अंदर कौन? अमर सिंह की नियुक्ति कर दी। अमर सिंह की सारी बात पता चली कि पीछे से क्या लगता आ रहा है? टैक्स लगता आ रहा है। क्या लगता आ रहा है? टैक्स लगता रहा है। मतलब राजा जीवन यापन कर रहा है, जो जागीरदार है वो अपना जीवन यापन कर रहा है, वो क्या लगा रहा है? टैक्स लगा रहे हैं।
तो राव कृष्ण सिंह ने 1903 में चौरी कर लगाया, इसने बाद में क्या लगाया 13 के अंदर तलवार बंधाई कर लगा दिया। बोले कि अपने भी कम नहीं है, फिर टैक्स अपने भी लगाएंगे। इसने 2-3 कर और लगा दिए। लिखो तक्की कर, तक्की कर, तक्की हल्का, तक्की कर हल्का कर, लिखो तक्की कर हल्का कर, पुला कर, तक्की कर, तक्की, तक्की कर हल्का कर, पुला कर। लोगों ने कहा कि टैक्स लगाने थे ढंग के तो लगाता है, ज्यादा समय तक नहीं चले थे, 1-2 दिन के अंदर इसको समाप्त कर दिया। वापस बोलेगी काटो इसको, कोई टैक्स नहीं लगेगा। वापस इसको क्या कर दिया, लगा कर इसको अपने काल के अंदर इसने वापस समाप्त कर दिया। कौन कौन से कर, तक्की कर, हल्का कर और पुला कर। ठीक है, छोटे छोटे कर लगते थे। बोले कि क्या करेंगे, लगाने तो ढंग के तो लगाओ। उसने लगाया तो चमरी कर, 5 रुपए का टैक्स तो लगता है। क्या है ये 3 छोटे छोटे कस्बे में, ठीक है, तक्की है, हल्का है, और भी बहुत से करते। बोले छोड़ो इसको, काटो। और अमर सिंह ने वापिस इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, यहाँ पर पहला चरण समाप्त होता है, यहाँ पर पहला चरण समाप्त होता है। उसके बाद में आता है बिजोलिया किसान का, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। लिख लो, हेडिंग डाल लो। दोबारा जो एक बार पुनः वापिस हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, एक बार वापिस मैं आपको लेकर चलता हूं, एक बार वापिस मैं आपको बता दूं, दोबारा ध्यान देना है, कोशिश करनी है, बिना देख के काम चलाना है। ठीक है, किसान आंदोलन कौन सा है, बिजोलिया। बिजोलिया का वर्तमान में नाम बता दो, विजयावली। ठीक है, हैं प्राचीन नाम, वर्तमान में कहाँ है, भीलवाड़ा में है। ठीक है, उस समय कौन सी रियासत का भाग था, मेवाड़ रियासत में कितनी श्रेणी के ठिकाने थे, प्रथम श्रेणी के। कितने ठिकाने थे टोटल, 16, जिसमें से एक कौन सा है, बिजोलिया। बिजोलिया की जागीर किसको दी गई, अशोक परमार को। किसने दी थी, कब दी थी। पहला चरण कौन सा है, टाइम 1897 से 1915 या 16 आरंभिक हम मानेंगे, 16 आरंभ से दूसरा चरण जो है अपना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, 15 तक जो है चरण चलता है। और इसमें घटनाएं क्या क्या घटी थी, क्या क्या घटनाएं घटी थी। सबसे पहले 1894 के अंदर जागीरदार बनता है राव कृष्ण सिंह, जिसने 84 प्रकार के कर लगा दिए, जिसमें लाटा कुंटा कर भी था। ठीक है, और छोटे मोटे और भी कर थे। लेकिन अब इस बात का पता चला कि इतना राजस्व जो है टैक्स हमारे से नहीं दिया जाता, तो पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास को पता चला कि गिरधरपुरा गांव जो है वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, वहाँ के किसान हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है गंगाराम जी धाकड़। उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, तो अपन सांत्वना देते उनके पास चलते हैं। जब सांत्वना देने गए तब वहाँ बैठे आसपास के लोग आए, बोले कि बहुत बुरा हुआ। धीरे धीरे करते करते बिजोलिया में आजकल क्या चल रहा है, बोले कि बिजोलिया में टैक्स बहुत लग रहे हैं, बिजोलिया में टैक्स लग रहे हैं। तो बोले कि इसकी शिकायत किसके पास की जानी चाहिए, फतेह सिंह के पास में की जानी चाहिए। फतेह सिंह के पास में शिकायत करने के लिए नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल जाते हैं। किसके कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर, कि आप जाओ और जो होगा सो देखा जाएगा। अब बता देंगे नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल दोनों जो है, इन दोनों ने जाकर फतेह सिंह को सारी की सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके ये बात है, और वहां पर क्या लगाने लग गए, आप ही का बंदा जो जागीरदार है वो टैक्स लगा रहा है, तो आप उसको थोड़ा समझाएं। और बताते हैं कि फतेह सिंह ने मैसेज डाला और समझाया कि आपको टैक्स नहीं लगाने, कम कर दो वापिस। लेकिन राव कृष्ण सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और उसने एक टैक्स और लगा दिया 1903 के अंदर, चंवरी कर। और नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल को उस क्षेत्र से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। बोले कि ये दिखाई नहीं देने चाहिए, और एक टैक्स आपको और देना पड़ेगा 1903 के अंदर, कौन सा, चंवरी कर देना पड़ेगा। पुत्री की शादी होगी, 5 रुपए का टैक्स लगेगा, नहीं तो आपको अगर टैक्स भुगतान नहीं करते हैं तो शादी नहीं होगी। जब ये बात बोली गई तो लोगों ने गौर विरोध किया, और किस की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिए, ग्वालियर की ओर जाना शुरू कर दिए। जब ग्वालियर की ओर जाना शुरू कर दिए तब कृष्ण सिंह को लगा कि यार टैक्स तो
हटाना चाहिए, नहीं तो अपने पास कर कैसे है, अगर सारे के सारे लोग ग्वालियर चले जाएंगे तो समस्या हमारे लिए बेहतरीन हो जाएगी। तब इसने कहा भी कर जो है आपके ऊपर चौवरी कर जो है वो मैं समाप्त करता हूं, लगान जो पहले 1/2 थी उसको बढ़ाकर मैं कितनी कर रहा हूं, 2/5 कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है, नया अधिकारी के रूप में काम करता है यानी जागीरदार के रूप में पृथ्वी सिंह की नियुक्ति होती है। जैसे पृथ्वी सिंह आता है, इसने आते ही एक कर और लगा दिया था, तलवार बंधाई कर, बोले कि जैसे ही कोई नया उत्तराधिकारी बनेगा उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब ये बात पता चली तो लोगों ने घोर विरोध किया इसका भी और भूमि को खाली छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, भूमि को पड़त रखा और ग्वालियर जाकर खेती करना आरंभ कर दिया। जब पृथ्वी सिंह को ये बात पता चली बोले कि मामला तो गड़बड़ है, लेकिन 1914 के अंदर बताते हैं कि इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब ये शिकायत करने के लिए भी जाते हैं, साधु सीताराम दास है, ठीक है, ये और ब्रह्मदेव है, ये शिकायत करने के लिए जाते हैं फतेह सिंह के पास में, ऐसे ऐसे करके पृथ्वी सिंह जो नया जागीरदार आया है उसने भी हमारे ऊपर क्या लगाया, टैक्स लगाया, तो आप उसको भी थोड़ा बहुत समझाओ। और बताते हैं कि साधु सीताराम दास कौन है, पृथ्वी सिंह को पता चला कि पुस्तकालय का क्या है, अध्यक्ष है, लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत है, तो इसको भी क्या करो, निकाल दो। ठीक है, आज के बाद ये अध्यक्ष के पद पर काम नहीं करेगा। अब साधु सीताराम दास को थोड़ा गुस्सा आया, बोले कि ये बात तो गलत है, लेकिन आगे देखेंगे इस बात का बदला जरूर लेंगे। ठीक है, बदला हम कल दूसरे चरण में लेंगे इसका। और बोले कि जो हो गया सो हो गया। और बताते हैं कि पृथ्वी सिंह की 1914 के अंदर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होगी तो नया जो शासक है वो कौन बनता है, केसरी सिंह बनता है। केसरी सिंह अल्प आयु का जागीरदार था। तब बताते हैं कि बिजोलिया का जो सारे का सारा प्रशासन था वो किसके नियंत्रण में चला गया, मेवाड़ के महाराणा के नियंत्रण में चला गया। और मेवाड़ के महाराणा जो है वो यहाँ पर नियुक्ति करते हैं अमर सिंह राणावत की। अमर सिंह राणावत ने आते ही 2-3 कर लगाए, एक का नाम कौन सा था, हल्का कर था, एक तक्की कर था, है ना, तक्की कर, और एक हल्का कर और एक कौन सा, पुला कर, ये कर लगाए। लेकिन बाद में इनको क्या कर दिया, इसने समाप्त कर दिया। और उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत होती है, जिसके अंदर नया एक्टर आता है विजय सिंह पथिक। ठीक है, विजय सिंह पथिक आता है। विजय सिंह पथिक शस्त्र क्रांति के दौरान आए थे। 1857 का संग्राम जैसे पूर्ण होता है उसके ठीक 50 वर्ष बाद 1907 के अंदर जो है शस्त्र क्रांति के दौरान विजय सिंह पथिक अजमेर आते हैं। उनके ऊपर केस चल रहे थे। ठीक है, जेल से भाग कर आया था ये बंदा। अब अपना जो है वो चेहरा छुपाते हुए, यानी कि अपनी जान पहचान को छुपाते हुए यहाँ आकर ये पढ़ाने का काम करने लग गए थे। ठीक है, अब पढ़ाते गए, फिर इन्होंने धीरे धीरे करते करते आंदोलन शुरू किए। क्या घटनाएं घटी, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जाओ, हाजिरी लगानी है ना, जाना नहीं है, बैठ जाओ वापिस। समझ में आ गया क्या?